आज अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले रेडिएशन की। मीडियम की जरूरत नहीं दी है सारी, रेडिएशन के बारे में तो बता दिया मैंने। रेडिएशन डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, ओके। और लाइट की स्पीड से चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जीरो से इनफाइनाइट, सारे लेम आते हैं, सारी बातें हो गई, ओके। अब देखो बच्चों, रेडिएशन हमेशा सरफेस से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों? कभी भी जो हीट रेडिएट होती है बच्चों वो सरफेस से होती है, क्योंकि अंदर से बाहर आएगी तो कन्वेक्शन हो गया। तो हीट हमेशा सरफेस से रेडिएट होती है। कहां से रेडिएट होती है बच्चों? हेलो, हाँ, सरफेस से। अब देखो बच्चों, सरफेस से जब हीट रेडिएट होती है तो मैं बोलूं जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट रेडिएट होनी चाहिए। बोलो हेलो, तो बोल दो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट रेडिएट होनी चाहिए। और वैसे भी आप देखो, सुनना ध्यान से, सबसे पहली बात जो करी रेडिएशन के बारे में करी स्टीफन ने। किसने करी बच्चों? जो रेडिएशन की बात सबसे पहले करी वो करी स्टीफन ने, स्टीफन्स लो। बताओ बच्चों स्टीफन ने क्या बोला? तो स्टीफन ने ये बोला कि किसी भी ब्लैक बॉडी, अभी ब्लैक बॉडी का हिसाब किताब मैं आगे बताऊंगा, मैं शुरू में तो कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी पहले वो बात नहीं कर रहा हूं। तो स्टीफन ने बोला कि किसी भी ब्लैक बॉडी है ना जो 100% एब्जॉर्ब या 100% एमिट करती हो, है ना। ब्लैक बॉडी क्या होती है बच्चों? जो अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी का मतलब नहीं वो कलर में ब्लैक हो, नहीं, अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, नथिंग वुड बी रिफ्लेक्ट, ओके। उस पर गिरने वाली सारी चीज एब्जॉर्ब हो जाए, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। हम उसको ये मानते हैं इससे बढ़िया एब्जॉर्बर कोई नहीं है दुनिया में, ओके। हेलो, हाँ, तो अच्छा, और किरचॉफ ने बोला था बच्चों गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर। जो हायर टेम्परेचर पर या अपने ऊपर गिरने वाली रेडिएशन को जितना अच्छे से एब्जॉर्ब करता है वो उतना अच्छे से एमिट भी करता है, समझ गए। तो जो जितना अच्छा लेगा वो उतना अच्छा देगा, समझ गए। जैसे इसको यूं समझो, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबके सीखने की क्षमता या सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होती है, तभी तो सबका रिजल्ट अलग अलग आता है। हेलो, Yes, sir. किसी पर्टिकुलर बच्चे की सीखने की क्षमता मैक्सिमम होती है, उसको मैंने आइडियल स्टूडेंट मान लिया, उसको मैंने 100 मान लिया, 100% वाला बच्चा मान लिया, मैंने मान लिया सबसे ज्यादा मार्क्स वो लाता है। तो वो तो एक पर्टिकुलर बच्चे की सीखने की क्षमता मैक्सिमम है, किसी की उससे कम, किसी की और कम, किसी की और कम। बोलो हेलो, तो सबकी अलग अलग। तो किरचॉफ ने बोला सबकी अलग अलग सीखने की क्षमता होती है। जैसे इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, आप धूप में जाके खड़े हो जाओ, जब आप धूप में जाके खड़े होगे और एक पर्टिकुलर टाइम तक खड़े रहोगे, आप अंदर आओ, आपकी चमड़ी पे हाथ लगाओ और सिर पे हाथ लगाओ, देखो सिर ज्यादा गर्म होता है, जबकि आप सेम टाइम तक हाथ और सिर दोनों सेम टाइम तक बाहर रहे, लेकिन फिर भी आपको सिर ज्यादा गर्म नजर आएगा। हेलो, Yes, sir. अच्छा, इसीलिए आपको बोला जाता है काले कपड़े मत पहनो गर्मी में। आप देखो कभी काले कपड़े पहन के आप गर्मी में धूप में निकलो, वो भयंकर आपके शरीर पर मतलब होता है ना जलन पैदा करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक शर्ट है वो उसकी कंपैरेटिवली एब्जॉर्बिंग पावर ज्यादा होती है दूसरे कलरों से। हेलो, Yes, sir. समझ गए? तो क्या मैं बोलता हूँ किरचॉफ ने जो बातें करी रेडिएशन के बारे में वो ये करी कि एक तो जो मतलब अलग अलग बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर, एमिशन पावर अलग अलग होती है। क्या होती है अपन आगे बात करेंगे, पर हाँ नाम से पता पड़ रहा है तुम्हारे को एब्जॉर्ब करने की क्षमता और एमिट करने की क्षमता डिफरेंट होती है, ओके। और जिसकी मैक्सिमम होती है, तो दुनिया में जो सबसे मैक्सिमम क्षमता वाला उसको उसने ब्लैक बॉडी बोला। क्या बोला बच्चों? ब्लैक बॉडी। और ये माना गया, देखो मैक्सिमम तो है लेकिन उसने ये मान लिया कि मैं ये मान रहा हूं कि ब्लैक बॉडी पर जो गिरता है वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उनकी क्षमता हमने 100% एब्जॉर्बिंग मानी कि 100% जितना गिरेगा सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसको ब्लैक बॉडी बोला उसने, किरचॉफ जी ने उसको ब्लैक बॉडी बोला, ओके। और जो ब्लैक बॉडी वो अगर गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी है, अगर वो 100% एब्जॉर्ब करती है तो एमिट भी उसी हिसाब से कर रही है, ओके। तो गिरने वाली सारी चीजों को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करेगी, अंदर इकट्ठा होता रहेगा। और अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना तो जितना एब्जॉर्ब कर रही है उतना री एमिट भी कर रही है, ओके। तो जितना खाती है वापस एमिट भी करती है, ओके। तो दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती है। तो ये बात प्रीवियस तो ने बताई थी सबसे पहले कि हर ऑब्जेक्ट हर टेम्परेचर पे, सुनना
सर एमिट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है, बताता हूँ। प्रिवेस्टो ने ये बोला था कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पे हीट एब्जॉर्ब भी करती है और रेडिएट भी करती है, दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रही है। ये देखो, ये इधर देख, जैसे मैं बोल दूं तेरे को ये है हॉट ऑब्जेक्ट और ये है कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर 100 मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नो डाउट आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि हीट 80 से 30 की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी, लेकिन साथ में 30 से 80 की तरफ भी आ रही है, लेकिन कम आ रही है। तो वो तो 80 वाला 30 को हीट दे रहा है, बिल्कुल ओके, पर 30 वाला 80 को भी दे रहा है। हेलो सर कब क्यों आ रही है? अरे यार, इधर देख, यूं समझ, रेडिएशन की बात करता हूं। ये देख, यूं समझाता हूं, सुनो। ये बॉडी लटक रही है, ये बॉडी लटक रही है, ओके। ये दो स्फीयर लटक रहे हैं। इसका टेम्परेचर है 2000 केल्विन, इसका है 1000 केल्विन, ठीक है। इधर सुनना ध्यान से, और ये वैक्यूम है पूरे रूम में, ठीक है। रेडिएशन की बात करते हैं सिर्फ, और ये 2 है, ए बी एंड वी आर सी। मुझे बता सी को गर्मी लग रही है नहीं लग रही है? अभी सब समझ आएगा, सी को गर्मी लगेगी या नहीं लगेगी? 100% लगेगी, बिल्कुल लगेगी। सी को गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं बोलता जो ए से रेडिएशन निकल रही है वो सी पे गिर रही है। यस सर। क्या सिर्फ ए की वजह से ही लग रही है, बी की वजह से भी लग रही है? एक ही वजह से? हाँ, तो मैं बोलूं अब जब दोनों गर्म होते हैं, जब तो तुम्हारे को बड़ी फील आ रही होती है कि दोनों रेडिएट कर रहे हैं, बिल्कुल वो तो हर टेम्परेचर पे कर रहे हैं। इस बात से क्या लेना देना इसका टेम्परेचर 2000 1000 है या 300 है, रेडिएशन तो हमेशा निकल रही है। तो बोल दो टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा होगा तो रेडिएशन हमेशा निकलती है। तो बोल दो सी को जो गर्मी लग रही है वो ए की रेडिएशन भी एब्जॉर्ब कर रहा है और बी की भी कर रहा है। हेलो, हाँ, तो अब सुनो, दोनों से रेडिएशन निकल रही है। अब सुनना, इसकी रेडिएशन इसमें भी गिर रही है और इसकी रेडिएशन इसमें भी गिर रही है। चलो वहां तो क्या कंडक्शन का फील आ जाएगा तुम्हारे को, इसलिए मैंने हटा दिया। वो पिछला एग्जांपल मैंने इसलिए हटा दिया, तुम वहां कंडक्शन पे सोचने लग जाओगे, और मैं बात कर रहा हूँ रेडिएशन की। तो वो तो प्रिवेस्टो ने बोला कि हर बॉडी हर टेम्परेचर पर हीट रेडिएट भी कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। देखो ना, ये इसके ऊपर हीट क्यों नहीं गिरेगी भाई? ये अपने में से निकाल रही, वो ठीक है। वो स्टीफन ने बताया कि हर बॉडी किसी टेम्परेचर टी पर टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हीट रेडिएट करती है, वो भी आगे बात करेंगे। तो बंधु ये बॉडी एमिट कर रही है, वो ठीक है। मैं बोलूं इसके पे जो गिरेगा उसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा इसको तो। हेलो, यस सर। अब बताओ तू 2000 केल्विन वाली बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा? 2000 केल्विन वाली का बढ़ेगा। मतलब गर्म चीज को ठंडे एनवायरनमेंट, थोड़े कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में रखूं, 2000 केल्विन वाली चीज को 1000 केल्विन वाले एनवायरनमेंट में रखूं तो टेम्परेचर बढ़ता है उसका? मतलब 2000 वाली और गर्म होने लगती है, कम होता है। कॉमन सेंस की बातें पूछ रहा हूं, अभी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने, रेडिएशन स्टार्ट ही नहीं किया है। तो कॉमन सेंस ये कहता है 2000 वाली का टेम्परेचर घटेगा और 1000 वाली का बढ़ेगा। हेलो, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का सेम नहीं हो जाए टेम्परेचर। अब सुनो, तो क्या मैं बोल दूं इसका मतलब इसके ऊपर जो हीट गिर रही है वो कम है और जो निकल रही है वो ज्यादा, बड़ा एरो बना रहा हूं। जो इसके ऊपर हीट गिर रही है वो कम है और जो निकल रही है वो ज्यादा है। हेलो, बोलो बच्चों। तो जो हीट रेडिएट कर रही है 2000 वाली बॉडी और जो एब्जॉर्ब कर रही है, तो मतलब इसका एमिशन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है, तो नेट एमिशन है, इसलिए इसका टेम्परेचर घटेगा। तो मतलब ये नेट एमिट कर रही है, ये नेट एमिट कर रही है, नेट एमिशन। हेलो, बिकॉज एमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन। हेलो, बोलो, अब समझ नहीं? अच्छा, ये भी 1000 केल्विन वाली भी अपने ऊपर गिरने वाली हीट को एब्जॉर्ब करेगी और निकलने वाली हीट को रेडिएट भी करेगी। तो मोदू ये एब्जॉर्ब कर रही है 2000 केल्विन के हिसाब से, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर या अड़ोस पड़ोस में 2000 केल्विन वाला ऑब्जेक्ट रखा है, और एमिट कर रही है 1000 के हिसाब से। तो मोदू एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी और एमिट कम करेगी, तो नेट एब्जॉर्प्शन है, इसलिए इसका नेट एब्जॉर्प्शन है। तो ये फॉर ए, ये है फॉर ए, और मोदू फॉर बी। बी के लिए क्या है हमेशा? एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन एमिशन। हेलो, तो बोलो बच्चों इसका टेम्परेचर बढ़ेगा।
हेलो, इसका टेम्परेचर घटेगा? हेलो, Yes, sir. ये बात प्रिवेस्टो जी ने बताई। प्रिवेस्टो जी ये बोलते हैं कि अगर आप किसी आग के पास बैठे हो, एक किसी गर्म चीज के पास, जैसे तप लगाते ना अपन कैंप फायर, आग के पास बैठे हो सर्दी के दिनों में, तो आपको गरम गरम सा महसूस होने लगता है थोड़ी देर बाद। उसका रीजन क्या है? तो वो बोलते हैं, क्या आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो? क्या आप हीट रेडिएट कर रही है आपकी बॉडी? तीसरा, आप एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, रेडिएट भी कर रहे हो, पर एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हो। चौथा, आप रेडिएट भी कर रहे हो, एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, पर रेडिएट ज्यादा कर रहे हो। बोलो, या एमिट ज्यादा कर रहे हो? बोलो। Third. थर्ड, आप एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहे हो, बट आप सिर्फ ए आंसर नहीं बोल सकते, सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हो। नहीं, एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, वो कर रहे हो दो, ये जो हीट है, क्या नाम आपकी, कैंप फायर के टेम्परेचर के हिसाब से तो एब्जॉर्ब कर रहे हो, और खुद के टेम्परेचर के हिसाब से रेडिएट कर रहे हो। तो वो तो आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। हेलो, क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर आपसे ज्यादा है। आपके अड़ोस पड़ोस में जो चीजें वो ज्यादा गर्म है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आप मूवी के लिए मना कर रहे हो, आपका दोस्त आपको मूवी ले जाना चाहता है और उसके ले जाने की क्षमता आपके मना करने की क्षमता से ज्यादा है, तो फाइनली आप मूवी जाओगे। खत्म। Yes. ओके, तो अब आ जाओ, इनको सिस्टमेटिकली देखते हैं। तो किरचॉफ ने क्या बोला, प्रिवेस्टो ने क्या बोला, और स्टीफन ने क्या बोला, इन सबको देखते हैं, इनको मिलाते हैं, और फाइनली देखते हैं रेडिएशन में होता क्या है ना। और एक वीन नाम का साइंटिस्ट और आएगा आगे, सबसे तगड़ी स्टडी उसने करके दी। तो 4 साइंटिस्ट मिलकर हमारे को रेडिएशन ढंग से समझाएंगे और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टीफन लो। तो अब देखो, अब सर ज्यादा करेगा कम करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा एमिट ज्यादा, सर ये आपको पता कैसे पड़ रहा है कम ज्यादा का? वो मैं बताता हूँ। वो स्टीफन लो देखो आप, है ना। तो स्टीफन ने कई एक्सपेरिमेंट करे, और अकॉर्डिंग टू स्टीफन, जो हीट रेडिएशन होता है, जो हीट रेडिएट होती है, रेट ऑफ हीट रेडिएशन is proportional to, सुनते जाना ढंग से, is proportional to temperature to the power 4, is proportional to temperature to the power 4। मेरी बात क्यों नहीं तो बच्चों, इतनी रामायण गाने की बजाय is proportional to t to the power 4। हेलो, is proportional to t to the power 4। बोलो बच्चों, तो बोल दूं रेट ऑफ हीट रेडिएशन को आर से लिख देता हूं, तो बोल दो आर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4, है ना। और या फिर डी बाई डी टी लिख दो या डी एच बाई डी टी लिख दो, इससे तुम्हारा ध्यान रहेगा। या चल डी बाई डी टी लिख दे, चल। हेलो, ड्यू टू रेडिएशन। बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा सुनना, पहले बार पढ़ो इसको। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट मतलब पर सेकेंड, तो पर सेकेंड जो हीट रेडिएट हो रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4। ओके, Yes, sir. अच्छा बेटा सुनो, तो मैं बोलता बच्चों, अभी अपन सीख रहे हैं, है ना। मैं बोलता बच्चों, दो आइडेंटिकल बॉडी है, इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 54। बताओ कौन ज्यादा हीट रेडिएट करेगी? किसका रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा? बोलो। है? हाँ, 54 वाले का। तो बोल दो बॉडी 1 और बॉडी 2 का रेशो बताना है, d2/dt। तो बोल दो बच्चों, रेट ऑफ हीट रेडिएशन का जो रेशो होगा, तो बोल दो बच्चों इसका टेम्परेचर डबल है, देखो 1:2। तो बोल दो टेम्परेचर डबल है, तो यहां से देखो रेशो पूछा है ए, तो ए क्या, चलो सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो बोल दो बच्चों ये डबल है, तो मैं बोल दूं यहां से de/d2 है ना, सेकेंड बॉडी अपॉन de1/dt फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा 54 की पावर 4 अपॉन सिग्मा 27 की पावर 4। और जैसे ही कैंसिल करा बच्चों, मैं बोल दूं 2 की पावर 4, तो बोल दूं 16:1 आ गया। लो देखो, 2 की घात 16, 2 की घात 4/1,
तो बोल दो 16:1 आ गया। तो बोल दो जिसका टेम्परेचर डबल है उससे 2 की घात 4 गुना, डबल का पावर 4, तो पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। लो Yes, sir. Yes, sir. बोलो बच्चों। तो बच्चों ये गलत है, मतलब क्वेश्चन तो राइट है वो गलत है। अब गलती बताओ बच्चों। ऐसे होती मिस्टेक आपकी तो ना थ्योरी, जो बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं दिन भर 24 घंटे थ्योरी रखते हैं वो यूं बर्बाद होते हैं। एक क्वेश्चन करो आपको थ्योरी पूरी परफेक्ट समझ में आएगी। आप देखो इसको देखने का नजरिया बदल जाएगा इस लो को। अभी आप जिस तरीके से इस लो को रट रहे थे ना, ये हमारा ध्यान उतना नहीं जाता बेटा। थ्योरी में हमेशा ध्यान रखो, जब तक आपने एक परफेक्ट क्वेश्चन नहीं किया होता है उतना ढंग से ध्यान जाता ही नहीं है। बताओ उसमें गलती क्या ऊपर, गलती ढूंढो गलती। Absolute temperature. हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगले ने टी की पावर 4 में दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, तो प्रोपोर्शनल टू, अगले ने बोला प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4, टू द पावर 4, टू द पावर 4। बच्चा कभी एब्सोल्यूट पे ध्यान ही नहीं देता है, टू द पावर 4। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है बच्चों टेम्परेचर इन केल्विन। तो पहली इंपॉर्टेंट बात एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और पावर 4 तो याद रह जाती बच्चों को, टेम्परेचर टी इन केल्विन। हेलो, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, ओके, स्ट्रिक्टली इट शुड बी इन केल्विन। तो पहले आपको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना था, आपने किया ही नहीं। हेलो, Yes, sir. और जैसे ही केल्विन में कन्वर्ट करोगे बच्चों, देखो डबल रहा ही नहीं, केल्विन में कन्वर्ट करोगे, यहां पे लिखो मेरे मूर्खानंद स्वामी टेम्परेचर टी को केल्विन में कन्वर्ट करो, टी को केल्विन में कन्वर्ट करो, में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना ना भूले, केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूले। ए बेटा एग्जाम में कॉमन मिस्टेक है, करना ना भूले बच्चों। हीट में थर्मोडायनेमिक्स में पूरी हीट में बच्चा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाता है। ये कॉमन मिस्टेक है जो मैंने आज से आज तक स्टूडेंट को करते हुए देखा। बच्चों ये मूर्खों पे ध्यान मत दो, तुम काम की बात पे ध्यान दो कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूले। बेटा ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक है। हर चैप्टर का अपना एक नेचर होता है मिस्टेक करवाने का। यहाँ पर मिस्टेक करवाने का नेचर है, टेम्परेचर को बच्चा जल्दी जल्दी में डिग्री में ही रख के आ जाता है। देख लो अभी आपने रख के मेरे को 16:1 जवाब दिया था, क्योंकि आपका ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि वो आसानी से 2 बार कट गया था। लो तो बोल दो बच्चों, यहाँ जो मिस्टेक है वो यहाँ है, और यहाँ आ जाएगा टेम्परेचर 327 की पावर 4 अपॉन सिग्मा 300 की पावर 4, ओके। और अब देखोगे तो ग्रेटर देन 1 तो आएगा, लेकिन हाँ 16 नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा क्योंकि डबल नहीं रहा आप टेम्परेचर। देखो 327 और 300 में डबल का रिलेशन नहीं है। हेलो, हेलो, Yes, sir. तो मैं बोल दो बच्चों, ये रेशो नॉट इक्वल टू 16:1:16, ओके। ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, अच्छा DE2 ऊपर लिख दिया। चलो यहाँ पे DE2 कर देता हूँ, वहां कौन सही करेगा। बेटा मैंने DE2 अपॉन DE1 का रेशो निकाला, तो बोल दो नॉट इक्वल टू 16:1, नॉट इक्वल टू 16:1, ओके। ग्रेटर देन 1 होगा, वो 4 ऑप्शन से मैं टिक कर दूंगा। बेटा समझ में आया क्या कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। Yes, sir. चलो स्टीफन्स लॉ बोल के बताता हूं मैं। रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू स्टीफन, रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 4। अब आप जब भी रिवीजन करोगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको एक अलग ही इंप्रेशन देगा अपना, क्योंकि इसकी वजह से आपकी गलती हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं थ्योरी को ऐसे पढ़ा जाता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके गलती की जाती है या उसको देखा जाता है क्या मिस्टेक होती है, उसके बाद वो चीज अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है, ओके। चलिए तो मैं तो अब इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की हमारी नजरों में रेस्पेक्ट बढ़ चुकी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब हम इसको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। पहले हम इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे थे। होता है ना, हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम पहले नॉर्मल बिहेव करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता, फिर बाद में पता पड़ता है वो IAS ऑफिसर है जो अंकल आए वो। तो अब हम अपने आप ही जो पानी एक गिलास में आधा भर के ला रहे थे वो पूरा भर के लाने लगते हैं। जहां हम पहले केला काट के ला रहे थे वहां हम एप्पल काट के लाने लगते हैं।
हेलो सर, आप लाते हो केला, हम तो सीधे एप्पल ही परोसते हैं। तो बेटा जब तू एप्पल परोस रहा था तो अब तू चेरी, लीची ऐसे ऐसे फ्रूट लाने लगते हैं। ओके, मतलब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है। बोलो बच्चों, हेलो, नहीं समझ में आ रही आपको? तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, अब सुनना बच्चों, तो एक मिस्टेक तो इसमें टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाली होती है, वो मैंने तेरे को ढंग से समझा दी, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं। मेरे हिसाब से तेरे दिमाग में मेरी बात बैठ गई। अच्छा, फिर स्टीफन जी ने यहां पे बोला रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। क्या है बच्चों? सिग्मा टी टू द पावर 4। बोलो बच्चों, अब ये सिग्मा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। वेयर सिग्मा इज, बोलो, वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टीफन्स कांस्टेंट। और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती, बोलो? इट्स वैल्यू ए, बोलो बच्चों, याद है क्या किसी को? इट्स वैल्यू मुझे याद है। कितना बच्चों? 5.67 into 10 to the power minus 8. पक्का है? 5.67 सही बता रहा है क्या तू? 5.67 into 10 to the power minus 8 यूनिट बोल। Joule per meter second. जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना? टेम्परेचर टू द पावर 4, केल्विन टू द पावर 4। ओके, तो ये यूनिट होती है। तो एमकेएस, मैं बोल दूं एमकेएस, तू इतनी रामायण मत ध्यान रख, तू तो देख एमकेएस यूनिट है, तो बोल दूं ये आंसर आ गया बच्चों 5.67 into 10 to the power 8 इन एमकेएस। एमकेएस यूनिट है। हेलो, ये याद रखना, ये याद होना चाहिए स्टैंडर्ड। 5.67 into 10 to the power minus 8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन की पावर 4। जहां पे तुम पहला पेज खाली छोड़ते हो ना और ओम नमो शिवाय और श्री गणेशाय नमः लिखते हो, वहां पे वो न तो शिव जी काम आएंगे ना गणेश जी। एग्जाम के दिन अपन बुलाते हैं तो वो अपने सुनते ही नहीं है, क्योंकि वो और भी बच्चों के बीच में बिजी होते हैं। ओके, तो ये काम आएगा। उस दिन स्टीफन को बुलाओ, प्रिवेस्टो को बुलाओ, किरचॉफ को बुलाओ, वो बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि उनको कोई याद ही नहीं कर रहा, क्योंकि कोई पढ़ के ही नहीं आया। लो, बोलो बच्चों। अरे शिव जी गणेश जी को तो लोग साथ में ले गए हैं एग्जाम में, कोई पेन के ऊपर, कोई पेंसिल के ऊपर, कोई लोकेट पेन के। लो, हाँ, तो बच्चों सिग्मा की वैल्यू 5.67 into 10 to the power minus 8, ओके, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन की पावर 4। पर मैं तो कह रहा हूं यूनिट याद मत रख, बेटा एमकेएस में बस ये ध्यान रख, क्योंकि हमें वैल्यू एमकेएस में रखेंगे तो फिर सीधा ही रख देना। ओके, चलो लो। तो सर ये तो बहुत अच्छे से मानो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक और मिस्टेक है बच्चों, इसमें एक और मिस्टेक है सर, हमें तो नहीं लग रही, बताता हूं। स्टीफन्स लॉ आ गया एक तरीके से आपका, डीई बाई डीटी, रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज सिग्मा टी टू द पावर 4। याद है कंडक्शन में रेट ऑफ हीट फ्लो अलग था और रेडिएशन में रेट ऑफ हीट फ्लो अलग हिसाब किताब है। कंडक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस से हीट फ्लो होती थी, और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के। ओके, तो ध्यान रखना कब कौन सा लगाना है, बात रेडिएशन की हो रही है या बात कंडक्शन की, इस पर डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके सर, अब सुनो यार, एक बात बता, अगर स्टीफन राइट है या ये लो है, तो फिर तो ये देखो, बताओ, एक आर रेडियस का स्फीयर है और एक 2r का है, बताओ, और दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन है या 400 500 केल्विन है, चलो बताओ किससे रेडिएशन ज्यादा निकलेगी? सेकेंड वाले से। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा सेकेंड वाले से, क्योंकि इस पूरे लॉ में तो कहीं एरिया आया ही नहीं है। देखो इस वाले पूरे फॉर्मूले में तो कहीं एरिया है ही नहीं, तुम कैसे सेकंड वाले से बोल रहे हो? स्टीफन ने तो कभी कही नहीं कि एरिया पे डिपेंड करती है रेट ऑफ हीट रेडिएशन। उसने तो बोला किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 500 केल्विन है तो हीट ऑफ रेडिएशन 500 के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगी, बस। उन्होंने एरिया तो कहीं दिया ही नहीं इसमें। जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है जितनी ज्यादा सरफेस होती है उतनी ज्यादा रेडिएशन निकलती है।
जितना सरफेस एरिया ज्यादा, क्योंकि सरफेस से रेडिएशन निकलती है, तो बोल दो इसके यूनिट एरिया से जो रेडिएशन निकल रही है उस इसके यूनिट एरिया से भी वही निकलेगी। तो पूरी सरफेस इसकी बड़ी है तो यहां से ज्यादा रेडिएशन निकलेगी। तो बताओ क्या ये लोग गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इधर देखो इसमें दो मिस्टेक थी। एक तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा और दूसरा अकॉर्डिंग टू स्टीफन रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम यूनिट एरिया, रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम यूनिट एरिया। स्टीफन जी ने यूनिट एरिया की बात करी थी, फ्रॉम यूनिट एरिया। तो ध्यान रखना बच्चों, दिस इज फॉर यूनिट एरिया, फ्रॉम यूनिट एरिया। हेलो, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है जिसमें बच्चे का ध्यान नहीं जाता है, यूनिट एरिया। मैंने जानबूझ के दोनों चीजें गायब करी थी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और यूनिट एरिया। पहले मैंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाली मिस्टेक करवाई और बाद में यूनिट एरिया वाली मिस्टेक करवाई, ताकि तेरे दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन आए इस लो का। लो, Yes, sir. तो बोल दो बच्चों, ये रेट ऑफ हीट रेडिएशन यहां पे दो, फ्रॉम यूनिट एरिया, लो, फ्रॉम यूनिट एरिया रेट ऑफ हीट रेडिएशन, फ्रॉम यूनिट एरिया रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज दिस। तो हम बोल दो बच्चों फ्रॉम टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पे लिख दो बच्चों एक और, फ्रॉम टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो हो गया यूनिट एरिया से। अब यहां लिख दो बच्चों फ्रॉम टोटल सरफेस एरिया, फ्रॉम होल एरिया, from whole surface rate of heat radiation बोलो बच्चों। तो मैं इसको लिख रहा हूं ए आर, या चलो डी ई डैश बाई डी टी। बच्चों ए डी डैश का मतलब समझ लेना, फ्रॉम होल सरफेस, या चलो ए लिख देता हूं। अब कैसे लिखे बताओ इसको? चलो अपन को लिख देते हैं, एरिया इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू दी पावर 4, और इसको डी आर बाई डी टी लिख रहा हूं। एक अलग नाम दे देते हैं बेटा, कुछ भी दे दो आप नाम, जो नाम दो फिर वही ध्यान रखना। तो बोल दो डी आर बाई डी टी लिख देता हूं मैं, रेट ऑफ हीट रेडिएशन लो फ्रॉम होल सरफेस। ओके, अरे इसको डी आर बाई डी टी लिख देते हैं। हेलो, Yes, sir. तो अब सुनो, ये अपन अपनी मर्जी से नाम दे रहे हैं। तो बोल दो यूनिट एरिया से मैं जब भी यूनिट एरिया से लिखूंगा मैं डी बाई डी टी लिखूंगा, और जब भी होल सरफेस से लिखूंगा मैं डी आर बाई डी टी लिखूंगा। ओके, अरे वहां एग्जाम में तो नाम से लिखा आएगा यार, रेशो ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम यूनिट एरिया लिख देंगे या फ्रॉम होल सरफेस लिख देंगे, तो वहां क्लियर लिखेंगे। या मैं नोटेशन दे रहा हूं यूनिट एरिया के लिए डी बाई डी टी दे रहा हूं, रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम यूनिट एरिया तो डी बाई डी टी बोल रहा हूं इसको मैं। हेलो, और होल सरफेस से मैं इसको होल सरफेस से मैं ये बोल रहा हूं, होल सरफेस के लिए ये बोल रहा हूं। बोल बेटा। Yes, sir. तो बच्चों बेसिकली दिस इज द स्टीफन्स लॉ। तो मैं डी आर बाई डी टी सिग्मा ए टी की पावर 4। तो मैं रेडिएशन से कितनी हीट रेडिएट होगी पर सेकेंड, वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे और दूसरा एक तो ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे और दूसरा बच्चों सरफेस एरिया पे। जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना रेडिएशन ज्यादा निकलता है। Yes, sir. जितना ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म होता है उतना फास्ट रेट से रेडिएशन निकालता है। याद है आपकी चाय अगर जबरदस्त गर्म करके देती मम्मी 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चाय और एक 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चाय, याद है आपकी चाय की प्याली जो 90 डिग्री पे गर्म करके मम्मी ने रखी है, आप बाथरूम में घुसते हो नहा के बाहर आते हो जितने जबरदस्त ठंडी हो जाती है, क्योंकि रेडिएशन बहुत फास्ट रेडिएट होती होती 90 वाली से। हेलो, तो शुरू में चाय जल्दी जल्दी, तो एक बार तो चाय का टेम्परेचर बहुत फास्ट घट जाता है, पीते तो हमें थोड़ी सी गर्म लगती है लेकिन उतनी गर्म नहीं लगती जितनी अपन गर्मा गर्म पीते हैं। तो मैं बोलता हूं अपने को साफ पता पड़ जाता चाय ठंडी हो गई, और उसके बाद आप बहुत देर तक भी रखोगे तो लगभग उतनी ही ठंडी रहेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर और कम महसूस होगा, लेकिन मैं बोलता हूं फिर रेडिएशन कम निकलने लगती है। Yes, sir. तो मैं बोलता हूं जितनी गर्म ऑब्जेक्ट होता है उतना फास्ट रेट से रेडिएट करता है हीट को। More will be the temperature, more will be the rate of heat radiation. Yes, sir. और मैं बोलूं बच्चों रेडिएशन का निकलना सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, यस करता है,
जितनी बड़ी सरफेस उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट रेडिएशन, जितना बड़ा सरफेस बनाओगे उतना रेडिएशन ज्यादा निकलेगा। मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, तुझे याद दिलाता हूं। याद कर, एक दिन तू कोचिंग के लिए लेट हो रहा था या स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तेरे दोस्त के साथ बाइक पर तू कोचिंग जाता था, तो तेरा दोस्त बाइक लेकर तेरे घर के बाहर खड़ा है, हॉर्न बजा रहा है और तुझे कोचिंग जाना है, तू लेट हो गया। पर तेरी आदत है तू चाय पी के जाता है, नहीं तो तेरा सिर दर्द करता है। तो तेरी मम्मी ने थोड़ी सी चाय, या तू लेट हो गया चाय पीने में, तो मम्मी ने चाय बनाई और चाय बनने में लेट हो गई और मम्मी ने कप ला के दिया, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्त हॉर्न बजा रहा है, कोचिंग जाना है, कोचिंग का टाइम हो गया और चाय भी पीनी है। तो याद है आपका स्टेटमेंट क्या होता है? मम्मी प्लेट भी दो ना, आपको पता नहीं पड़ती क्या मैं लेट हो रहा हूं। हेलो, Yes. आप प्लेट मंगवाते हो और याद है आपके कप की चाय को, ए बेटा इसको हटा दो पूरे को। लो मेरे बच्चों, आप मम्मी से, तो अब दो बातें हुई, एक हो गया यूनिट एरिया और एक हो गया होल सरफेस, ठीक है? तो आप मम्मी से कप की बजाय प्लेट भी साथ में मंगवाते हो। तो बोल दो पहले आपकी चाय मम्मी ऐसे कप में लाई थी, और बोल दो बच्चों कप का सरफेस एरिया कम है तो रेडिएशन सिर्फ यहां से निकल रही है। कंडक्शन कन्वेक्शन अपनी जगह है, पर मैंने याद है बोला था जब रेडिएशन हो रहा होगा तो हम प्रैक्टिकली सिर्फ रेडिएशन पे ही सोचते हैं, क्योंकि कंडक्शन कन्वेक्शन उसके सामने मच्छर है। हेलो, Yes, sir. हाँ, और मैं बोल दूं बच्चों, जैसे ही प्लेट में चाय डालते हो, याद है प्लेट बड़ी होती है, तो बोल दो आपने चाय का कुछ भी नहीं करा, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। देखो जो सरफेस इतनी सी थी, जो सरफेस इतनी थी, यहां से रेडिएशन निकल रहा था, बोल दो दैट सरफेस इज वेरी 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 मच ग्रेटर, इट्स एरिया इज वेरी ग्रेटर या वेरी मच ग्रेटर देन पुरानी वाली सरफेस। Yes. तो बोल दो बच्चों रेडिएशन ज्यादा जगह से निकलने लग गई। Yes, sir. तो बोल दो बच्चों ये चाय जल्दी ठंडी होगी, इसीलिए प्लेट में चाय जल्दी ठंडी होती है। Got it, sir. हाँ, याद है मम्मी कई बार आपको खाने की थाली परोस के लाती है, तो खाने की थाली में ऐसी छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी होती है। हेलो, और एक इतनी बड़ी प्लेट होती है। अपने घर में दो टाइप की चीजें होती है, कटोरी और एक प्लेट। प्लेट कंपैरेटिवली बड़ी होती है कटोरी से, चौड़ाई वाली होती है। Yes. अपन इतने भूखे होते हैं कि जल्दी जल्दी उस रोटी सब्जी पे टूट पड़ते हैं, तो जैसे हम पहला बाइट खाते हैं हमारा जीभान पे चेट जाती है वो भयंकर तरीके से, क्योंकि सब्जी भी गर्म और रोटी भी गर्म और मम्मी कटोरी में ले आई। पता है अपन फटाफट से मम्मी को बोलते क्या मम्मी आप कटोरी में लिया इतनी जल्दी, मेरे तो जीभान चेट गई, आपको प्लेट में नहीं लानी चाहिए क्या सब्जी को? हेलो, तो हम प्लेट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मम्मी प्लेट में लाई होती तो सब्जी कंपैरेटिवली ज्यादा ठंडी होती, या अभी जितनी गर्म है उससे कम गर्म होती। क्यों? क्योंकि प्लेट में अगर सब्जी पड़ी होती तो रेडिएशन ज्यादा जगह से निकलता। तो मैं बोल दूं कटोरी की बजाय प्लेट में सब्जी लेते हो तो जल्दी ठंडी होती है। और याद है कई लोग थाली में, पूरी थाली में फैला देते सब्जी, चूर के खाते हैं, तो जो थाली में सब्जी डाल देता है उसकी और ज्यादा जल्दी ठंडी होती है। आप देखो कभी दलिया खिचड़ी वगैरह बनती है और बड़ी प्लेट में लाते हैं, उसको मम्मी बोलती फटाफट का बेटा ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, तो वो ज्यादा रेट से ठंडे होते हैं, क्योंकि दलिया वगैरह वो बड़ी बड़ी थालियों में फैले हुए होते हैं, तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो बहुत फास्ट रेट से कूल होते हैं। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो सर सरफेस एरिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मोर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ हीट रेडिएशन। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो मैं बोल दूं बच्चों, जब जब हमें नेचर में रेडिएशन बढ़ानी होती है हम चीजों को फैला के सरफेस एरिया बड़ा कर देते हैं, और जब जब रेडिएशन घटानी होती है तब तक सरफेस एरिया छोटा कर देते हैं। ओके Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. तो सर हमारे को तो बहुत अच्छे से आपकी बात समझ में आ गई कि एरिया का क्या हिसाब किताब है। तो मैं बोल दूं जितना ज्यादा एरिया उतनी रेट ऑफ हीट रेडिएशन ज्यादा होगी। बोलो, बोल मेरे बच्चे। हाँ, ये आर, ये 2R। बोलो बच्चों, इसका टेम्परेचर बच्चों 600 केल्विन और इसका भी 600 केल्विन। ये चलो
यूं लिखो 327 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अच्छा आपको बताना बच्चों, रेट ऑफ रेट ऑफ हीट रेडिएशन दोनों, इसको 1 बोल रहा हूं, स्फीयर इसको 2। A 1:2, B 1:4, C 4:1, D none। बोलो हेलो। तो मैं बोल दूं रेडिएशन हमेशा सरफेस से निकलती है बच्चों। बोलो। Yes, sir. तो बताओ किसकी सरफेस बड़ी है? सेकेंड वाले की। Second वाले की। तो मैं बोल दूं याद है सिग्मा ए टी की पावर 4। ए सॉल्यूशन देख, मैं बोल दूं सिग्मा A1 टी टू दी पावर 4 T1 इज टू सिग्मा A2 टी टू दी पावर 4, और टी सेम है, देखो दोनों के टेम्परेचर सेम है। देखो केल्विन में कन्वर्ट कर लो, दोनों के सेम आएंगे, दोनों के 600 क्योंकि जो डिग्री में सेम है वो केल्विन में भी सेम होगा। तो बोल दो बच्चों टेम्परेचर सेम है, सिग्मा सेम होता ही है, एरिया में यहाँ पे स्फीयर है 4πr², और यहाँ पे बोल दो 4π2r का स्क्वायर। लो तो बोल दो बच्चों 4πr² गया, तो बोल दो 1:4, तो बोल दो 4 गुना ज्यादा हीट रेडिएट होगी सेकेंड स्फीयर से। Yes, sir. Yes, sir. तो बोल दो जितना बड़ा सरफेस उतनी ज्यादा रेडिएशन निकलेगी। कितने लोगों का सही आंसर आया था 1:4 कि जितनी बड़ी सरफेस उससे रेडिएशन ज्यादा निकलेगी। टेम्परेचर सेम है फिर भी, क्योंकि बड़ी सरफेस से रेडिएशन ज्यादा निकलती। बोलो बच्चों कितने लोगों का करेक्ट आंसर है? नहीं आएगी तो यूनिट एरिया। हाँ बच्चों, जिन जिन लोगों ने हाथ खड़ा करा वो सब गलत है, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये कॉमन मिस्टेक है जो एग्जाम में कराई जाती है। बच्चा क्या करता है, दो स्फीयर की रेडियस अलग अलग देखते ही क्वेश्चन पूरा पढ़ता ही नहीं है और अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना लेता मन में कि अरे और उसका रेडियस डबल है तो एरिया 4 गुना होगा 1:4। फिर देख तो पूछा क्या है, देख पढ़ रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम यूनिट एरिया। उसने एरिया वाली अलग अलग दिया पर पूछा यूनिट एरिया से। आप चाहे कटोरी में सब्जी लो चाहे प्लेट में लो, अगर आप कटोरी प्लेट में, नो डाउट आपकी प्लेट वाली सब्जी फास्ट रेट से ठंडी होगी, लेकिन अगला यूनिट एरिया से कितने रेडिएशन निकल रहा है वो पूछ रहा है। नो डाउट आपकी प्लेट वाली सब्जी से रेडिएशन ज्यादा निकलेगी, लेकिन वो पूरी टोटल रेडिएशन पूछ ही नहीं रहा, वो तो यूनिट एरिया से पूछ रहे। यूनिट एरिया से पूछी जा रही है। तो बोल दूं यूनिट एरिया से तो याद है सिर्फ टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट एरिया, जब एरिया ही सेम ले लोगे तो बोल दूं जो ज्यादा गर्म होगी उससे रेडिएशन ज्यादा निकलेगी। बेटा यूनिट एरिया से तो यहां से जितनी निकल रही है, अगर यहां से 10 जूल पर सेकंड निकल रही है तो यहां से भी 10 जूल पर सेकंड निकलेगी। बोलो, क्योंकि यूनिट एरिया से d/dt पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4 होता है। याद कर, यूनिट एरिया से तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हेलो, यूनिट एरिया की बात कर लोगे, जब एरिया ही आप सेम ले लोगे 1 मीटर स्क्वायर, तो बोल दो रेडिएशन टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। जिस जो बॉडी ज्यादा गर्म होगी वो फास्ट रेट से कूल होगी या फास्ट रेट से हीट रेडिएट करेगी। सॉरी, जो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा वो फास्ट रेट से हीट रेडिएट करेगी। ओके, Yes, sir. Yes, sir. हेलो, बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. तो रेट ऑफ हीट रेडिएशन बच्चों सिर्फ टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है अगर यूनिट एरिया की बात चल रही है तो। और अगर बच्चों टोटल पूरी बॉडी के से टोटल हीट रेडिएशन के रेशियो की बात चल रही है होल सरफेस से, तो फिर एरिया मैटर करता है। तो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो बोल दूं यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? राइट वाला क्लॉज बोलते हैं इसको। क्यों गलत है बच्चों? रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो बोल दो बच्चों क्या है, स्टार मार्कर के लिखना, यूनिट एरिया से पूछा है। यूनिट एरिया से
यूनिट एरिया से रेशो पूछा है। तो मतलब बच्चों आंसर 1:1 आएगा। आंसर ये गलत है, 1:1। तो नॉन आंसर होगा 1:1। ओके, यूनिट एरिया से सेम हीट रेडिएट हो रही है, पर टोटल हीट बड़े सरफेस से ज्यादा हो रही है क्योंकि एरिया 4 गुना है। तो अगर वो होल सरफेस से पूछता तो 1:4 आता। लो, तो यहां लिख दो बच्चों, यहां पे लिख दो, ये आंसर कब आता बच्चों? अगर होल सरफेस से पूछते, होल सरफेस से पूछते तो आंसर ये आता। अगर उन्होंने पूछा होता है कि होल सरफेस से रेट ऑफ हीट रेडिएशन का रेशियो बताओ तो 1:4 आता। पर अभी तो उन्होंने यूनिट एरिया से, तो मतलब उन्होंने बेवकूफ बना दिया अपने को। बनाई पूरी सरफेस है और पूछा यूनिट एरिया से। बिल्कुल ऐसा ही होता है एग्जाम में। ओके, करो, नोट करो यहां तक, जल्दी नोट करो बच्चे, फटाफट, फास्ट। हेलो, हो गया सर। सर स्क्रीनशॉट लेना है। चले? ओके, हाँ, तो सर बहुत अच्छे से हमारे को समझ में आ गया कि यूनिट एरिया में और होल सरफेस में क्या डिफरेंस है, और हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सर। हाँ, हाँ, तो अब बच्चों देखो, अब आपकी थ्योरी मेरे हिसाब से स्टीफन्स लॉ में परफेक्ट क्लियर हो गई। इधर एक हाँ, बोलो आंसर। हाँ, बताना क्या है। वेरी गुड, मेरा बच्चा समझदार हो गया। आज से पहले तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती थी बताना क्या है। आप तो धमाधम देख के मर्जी होती थी तो चालू हो जाते थे, याद है? अरे कब पढ़ा अपन ने क्वेश्चन? हम तो धमाधम क्वेश्चन देखते थे और जैसे ही डायग्राम देखते थे अपनी इच्छा से चालू हो जाते थे। मर्जी होती जो ही निकालने लग जाते थे कि रेडिएशन का माहौल चल रहा तो रेडिएशन निकाल के आ जाते। याद है राखियां ही राखियां, याद है राखियों में अपन जब घर से निकलते हैं और राखी का मौसम होता है तो अपने दिमाग में पहले से ही सेट होता है कि दुकानों पर राखियां ही राखियां लिखा हुआ मिलेगा। हेलो, किराना की दुकान पे भी राखियां ही राखियां ढूंढते हम, चाय की पत्ती की दुकान पे भी राखियां ही राखियां ढूंढते हैं, क्योंकि हमारा वो माइंड सेट हो जाता है। हेलो, हेलो, दीपावली पे हर आदमी के चेहरे में हमारे को बम नजर आने लगते हैं, तो ये हमारा माइंड सेट हो जाता है दीपावली है तो बम ही होंगे। हेलो, यस सर। वेरी गुड। तो बच्चों एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा शांति से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पूछा है, फिर आंसर दो। तो आ जाओ, अब यहां पे मैं पूछूं पहला क्वेश्चन, रेशो ऑफ रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेशो ऑफ रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम यूनिट एरिया। तो मैं बोलता हूं बच्चों R2R के कोई मायने ही नहीं रह गए बच्चों, R और 2R रेडियस के कोई मायने ही नहीं रह गए क्योंकि यूनिट एरिया से पूछ लिया। हेलो, सुन बेटा, एग्जाम में सुनो, जो तुम बोलते हो ना बेटा सिली मिस्टेक हो गई सर, आता तो सब था लेकिन पेपर में नंबर कम आ गए, घर आके किया तो सारे हो गए। याद है ऐसे स्टेटमेंट आते हैं आपके? सर घर पे तो सब हो जाते, एग्जाम हॉल में नहीं होते। सर हमें लग तो ऐसा रहा था 650 नंबर आएंगे इस बार, लेकिन सर घर पे कैलकुलेट करें तो 450 देकर 200 नंबर की मिस्टेक हो गई। इन सारे स्टेटमेंट का रीजन बताता हूं। मैं क्या करता हूं बताता हूं। मैं तो ये पढ़ता हूं रेशो, ठीक है, किसका? रेट ऑफ हीट रेडिएशन, अंडरलाइन करता हूं फ्रॉम यूनिट एरिया, इसको बहुत डार्क कर देता हूं।
क्योंकि गलती जो होगी वो यहां होगी। हेलो, Yes, sir. तो यूनिट एरिया मेरे दिमाग में रहेगा। तो आप क्वेश्चन में काम की बातें या गिवन डेटास पे और पूछे गए डेटास पे अंडरलाइन करो। तो पूछा गया रेशियो ऑफ हीट रेडिएशन, तो रेडिएशन में मेरे को पता है कि फॉर्मूला ए DE/dt। सर dr क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यूनिट एरिया से पूछा है, और अगर कुछ नहीं बोले तो पहले का दूसरे से ही रेशियो देते हैं। तो मैं तो पहले की रेट ऑफ हीट रेडिएशन रेशियो, दूसरे की रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम यूनिट एरिया। तो मैं तो बच्चों यहाँ पे आएगा सिग्मा इंटू 27 की पावर 4 इस टू सिग्मा इंटू 327 की पावर 4। बोलो नो सर। याद है सेकंड इंपॉर्टेंट बात, केल्विन में कन्वर्ट करो। तो मैंने जैसे ही केल्विन में कन्वर्ट करा, ए इसको क्लोज मारो, ए केल्विन इन केल्विन, ए टी शुड बी टी इन केल्विन। तो मैं बोल दूं केल्विन में सिग्मा 300 की पावर 4 इस टू सिग्मा 600 की पावर 4, और जैसे 300 600 करा कैंसिल हो गया। मैं बोल दूं बच्चों ये 1:16 आ गया। लो हेलो, तो मैं बोलूं बच्चों ए पहले का आंसर अब बी है और बिल्कुल ओके है। ए आंसर इज बॉम्बे एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि यूनिट एरिया का भी ध्यान रखो, टेम्परेचर को केल्विन में भी कन्वर्ट करा है। तो मैं स्टीफन्स लॉ हमारे दिमाग में परफेक्ट बैठ गया। हेलो, Yes. हाँ अब सेकेंड क्वेश्चन करो, यहां तक नोट करो, फटाफट फोटो क्लिक करो। मेरी नहीं क्वेश्चन की, सर आपकी कर भी नहीं रहे। हाँ चलो, अब यहां पे रेशियो ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम होल सरफेस, फ्रॉम होल सरफेस। अब बोलो बच्चों, बोल मेरे बच्चे। मैं बोल दूं ये जो 100.r लिखा था मैंने, याद कर, मैंने यहाँ पे आर लिख दिया था होल सरफेस के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट बताने के लिए। बोलो बच्चों, इस बार आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि होल सरफेस से पूछ रहे हैं। तो बोल दो सिग्मा इंटू 300 की पावर 4 इंटू एरिया। बोलो एरिया, तो बोल दो 4πr² पहले वाले का। तो Yes, sir. बच्चों इस बार एरिया भी आएगा। Yes, sir. और सेकेंड वाले में आएगा 4π2r का स्क्वायर इंटू बच्चों यहां पे कितना आएगा बोलो इंटू। तो बोल दो बच्चों इंटू 600 की पावर 4, और बोल दो बच्चों ये देखो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, सिग्मा से सिग्मा हो गया, और बोल दो बच्चों 2 0 से 2 0, 3 से 2 बार। तो बोल दो यहाँ पे एक तो 2 की पावर 2 बची है, एक तो बची है 2 की पावर 2, यहाँ पे 4, और बोल दो बच्चों एक अंदर बचा 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो बोल दो बच्चों ये 4 into 16 is 2, तो बोल दो 1:64 is the answer। तो बोल दो इस वाले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। इससे पिछले वाले का बी था क्योंकि इससे पिछले में यूनिट एरिया से पूछा था और अब होल सरफेस से पूछा है। ओके मेरे बच्चे, Yes, sir. करो नोट। तो मेरे हिसाब से अब गलती नहीं करोगे आप। लो Yes, sir. करो नोट, करो, चले आगे, करो नोट फास्ट। हो गया सर। हाँ अब इधर देखो, हाँ अब देखो, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर (330) केल्विन है, हाँ, और इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक टेम्परेचर है 3333 केल्विन। सर ये ऐसा क्या अजीब टेम्परेचर दिया, मैं बताऊंगा इसका रीजन में।
ये चलो एक काम करो, ये कर दो 333 केल्विन बस। तो रेट है रेशो इसका, सॉरी रेट ऑफ हीट रेडिएशन बताओ, क्या बताना आपको? ये इसकी रेडियस है, रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम होल सरफेस, अब सुनना बच्चों, ये क्यों दिया मैंने ऐसा मैं बताता हूं, सुनना। अब मैं बोल दूं बच्चों, आप एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली तो मैं बोल दूं बच्चों होल सरफेस से, बोलो बच्चों सॉल्यूशन में, तो मैं बोल दूं बच्चों रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम होल सरफेस dr/dt, मैं बोल दूं सिग्मा a t की पावर 4 आएगा, और सारी वैल्यू एग्जैक्ट रखनी पड़ेगी, बोलो। बोल बच्चे। Yes. अच्छा सिग्मा की वैल्यू बोलो बच्चों, तो बोल दो 5.76 कितना बताया था उस बच्चे ने, 5 Into 10. इनको 10 की पावर -8, एरिया 4 पाई r का स्क्वायर, r को मैं बोल दूं 1/10 का स्क्वायर, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि याद है एमकेएस में वैल्यू है, तो सारी वैल्यू एमकेएस में, तो 4/r² इनटू t टू दी पावर 4, और टेम्परेचर है बच्चों 333 केल्विन को मैं बोल दूं बच्चों 100√10, क्योंकि √10 3.33 होता है, नहीं सॉरी गलती करी मैंने, √10 की वैल्यू कितनी होती है लगभग, देखो तो बच्चों √10 कितना था, क्योंकि मुझे √10 देना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। देखो √10 कितना है, करके देखो, 3.3 के आसपास। नहीं 3.3 नहीं आएगा, देखो कितना आ रहा है √10, Almost 3.2. 3.2 आ रहा है, तो चलो 320 कर लेता इसको, तो बोल दो बच्चों 100√10 बन गया। अरे बच्चों वो दे देंगे यार, वो टेम्परेचर अपने हिसाब से आसान दे देंगे, मुझे कैलकुलेशन नहीं करवानी, तो बोल दो बच्चों 100√2 की पावर, टेम्परेचर को 100√2 बन गया, सॉरी 100√10 बन गया, 100√10, तो बोल दो बच्चों 320 100√10, क्योंकि 10 हो जाएगा 3.2 इंटू 100 320, 3.2 इंटू 100 320 हो गया, तो बच्चों ये की पावर 4। सर इससे फायदा क्या, इससे बेटा कैलकुलेशन आसान होगी मेरी, ओके। हेलो ये ले, यही टेम्परेचर है, छोड़ ये ले 100√2 केल्विन, 100√10 केल्विन टेम्परेचर, बस ये टेम्परेचर इसका, ओके बच्चों। चल यही दे दिया, खत्म कर किससे को, ओके। अब करो, तो आ जाओ कितना आ जाएगा, तो बोल दो बच्चों इधर देखो, ये अभी इसको छोड़, अंदर में बोल दो बच्चों ये 10 की पावर 2 की पावर 4, तो 10 की पावर 8 से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर 2 की पावर 4, तो 10 की पावर 8 है, और √10 की पावर 4 100 देगा, क्योंकि 4 बार √10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, तो दिस इज 100, और मैं बोल दूं वो 100 इससे कैंसिल हो जाएगा। हेलो अरे कैलकुलेशन कर लोगे क्या यार, इसको बोल दो ना 10 की पावर 2, 10 की पावर 1/2, तो 2 + 1/2, मैं बोल दो 10 की पावर 5/2 हो गई। अब कर ले पावर 4, तो बोल दो पावर 4 करोगे तो 2 से 4 कट गया, और 10 की पावर 10 आ जाएगा ये, और ये 10 की पावर 10 है, और यहाँ पे -10 आ गया 10 की पावर, ये देखो ना ये 10 की पावर -2 -8 -10 से -10 कट गया, ओके। चाहो जैसे कर लो, समझ गए क्या? हेलो अच्छा, अब मैं बोल दूं बच्चे 4 पाई लगभग 12, और ये 12 60 कर लोगे, 12 से बहुत 72 के आसपास आ जाएगा। हेलो ये 4 कहां से लिया आपने? है ये 4 यस सर। 10th क्लास में बेटा, पापा प्रिंसिपल थे क्या स्कूल के? नहीं। तो स्फीयर का सरफेस एरिया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, समझ गया सर। अब समझ में, तू ये भी समझ गया होगा मैंने प्रिंसिपल वाली बात क्यों करी। समझ गया। हाँ ओके, तो बच्चों सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr² होता है, मुझे नहीं पता था, ये भी मुझे बोलना पड़ेगा, ओके। हेलो हाँ, तो बोलो बच्चों 4πr² का 4 पाई है ये, ओके, और 4 पाई है तो 72 जूल पर सेकेंड, तो लगभग मैंने एक रफ कैलकुलेशन कर दी, इसको 6 मान के कर दिया। अरे बच्चों इसको बोलते हैं रफ कैलकुलेशन, ये सब कर गया 4 पाई को, इसको लगभग 3 मान लिया, तो ये 12 आ गया, 12 6 72। अरे उसको थोड़ा 3.14 को 3 मान लिया, और इसको 5.76 को 6 मान लिया, चलता है सब, 4 ऑप्शन बहुत दूर दूर होते हैं,
दिस इज कॉल्ड रफ कैलकुलेशन। बहुत दम होता है रफ कैलकुलेशन में, आपको बड़े बड़े पहाड़ों से बचा के ले आती है। ओके, ओके चलो, तो मेरे हिसाब से आपको स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू भी याद करनी है, बात समझ में आ गई होगी। ओके Yes, sir. चलो, तो सर हमारे को तो बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ गई कि कैसे क्या हिसाब किताब होता है। ठीक है, अच्छा अब सुनना बच्चे, अगर अपन सिर्फ वो मैंने याद है प्रीवियस क्लास लो बताया था, ठीक है, अगर हम सिर्फ स्टीफन जी की बातों पे ध्यान दें तो बच्चों जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन हो रही है होल सरफेस से वो सिग्मा है टी की पावर 4 है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो बोल दूं बच्चों जब 200 केल्विन होगा तब भी बड़ी जबरदस्त रेडिएशन, देखो 200 बहुत बड़ा टेम्परेचर है एक तरीके से, तो मैं 200 की पावर 4 के हिसाब से निकलेगी। मैं बोलूं बच्चों हर समय हीट रेडिएट होगी, देखो 200 केल्विन टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट उससे भी हीट रेडिएट हो रही होगी। हेलो हेलो, Yes, sir. और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं 200 केल्विन का मतलब होता है -73 डिग्री सेंटीग्रेड। हेलो, Yes, sir. मतलब अकॉर्डिंग टू स्टीफन तो इतना ठंडा ऑब्जेक्ट भी अपने में से हीट रेडिएट कर रहा है। मतलब इतना ठंडा ऑब्जेक्ट जिसकी बर्फ जमी हुई है -73 पे, उससे भी रेडिएशंस निकल रही है। हेलो, Yes, sir. तो अगर हम स्टीफन की बात का ध्यान में रखें, हम सिर्फ स्टीफन, एक मिनट बच्चों आए, अगर हम सिर्फ स्टीफन लॉ पे ही ध्यान रखें तो फिर तो मैं अगर एक गर्म पानी की बाल्टी, सुनो, मैं गर्म पानी की बाल्टी जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म है उसको मैं बाहर मेरी छत पे ले जाके रख दूंगा तो नो डाउट रेडिएशन निकल रही होगी, निकलती रहेगी। इसका टेम्परेचर घटते घटते 20 डिग्री आएगा, घटते घटते 10 आएगा, घटते घटते 0 आएगा, पर 0 डिग्री पर क्या रेडिएशन बंद हो जाएगी? नहीं, क्योंकि ये टेम्परेचर केल्विन में रखना है, तो बोलो 0 डिग्री 273 केल्विन तभी रेडिएशन निकलेगी। अकॉर्डिंग टू स्टीफन -10 आएगा, -100 आएगा, तभी रेडिएशन निकलेगी, क्योंकि -100 इज 173 केल्विन, तो 173 पर भी ये वैल्यू पॉजिटिव है, रेडिएशन निकल रही है, तो बोलो तब तक निकलती रहेगी जब तक टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 0 केल्विन ना हो जाए। तो मतलब 0 एब्सोल्यूट 0 पर रेडिएशन 0 होगी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोल दूं अगर ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन मेरी छत पे मैं बाल्टी रखूं तो उसमें फाइनली आइस जमकर ही मानेगी, तो फिर मैं फ्रिज क्यों लाया? हेलो, फिर मैं बाजार से फ्रिज क्यों लाया? इतने पैसे क्यों खराब करे मैंने? अभी खरीदा सैमसंग का, 20-30 हजार रुपए लग गए। नहीं, स्लो प्रोसेस नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। स्लो प्रोसेस क्या है सर, ऐसा क्यों नहीं होता है? तभी तो प्रीवेस्टो जी पिक्चर में आए। प्रीवेस्टो लो, प्रीवेस्टो के पिक्चर में आने का कारण यही है, प्रीवेस्टोज लो। हेलो, हमारे को ये बात ही तो हजम नहीं हुई कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि हर बॉडी का, हेलो, ऐसा थोड़ी होता है हर बॉडी की आइस जम जाएगी। हेलो, पर ऐसा तो हमने होते हुए देखा नहीं कि हर बॉडी की आइस जम जाएगी। बोलो, Sir, आपका mic. ऐसा तो हमने होते हुए देखा नहीं कि हर बॉडी की आइस जम जाएगी। बोलो, Yes, sir. तो फिर क्या गड़बड़ है? तो गड़बड़ ये थी कि स्टीफन जी ने सिर्फ रेडिएशन के लिए बात करी थी, सिर्फ निकलने के लिए बात करी थी, आउटगोइंग के लिए बात करी थी, इनकमिंग की कोई बात उन्होंने करी नहीं। हेलो, तो प्रीवेस्टो जी ने एक बात समझाई हमारे को कि बेटा यार एक बात सोचो, भाई स्टीफन एक बात सोच, अगर बॉडी हर टेम्परेचर पर रेडिएशन निकालती है तो जो सराउंडिंग में जो इससे जो दूसरी चीजें एमिट कर रही होगी और इस पे गिर रही होगी उनको एब्जॉर्ब भी तो करेगी। स्टीफन ने भी हामी मिला दी, हाँ यार ऐसा भी होगा। तो देखो इधर देखो, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर मान लो है 127 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 400 केल्विन, 400 केल्विन,
तो मैं बोलता हूँ गर्म ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन। तो आज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बच्चों 300 केल्विन और ऑब्जेक्ट का 400, मतलब ऑब्जेक्ट का 127 और एटमॉस्फेयर का 27। तो बताओ गर्म कौन है, ऑब्जेक्ट या सराउंडिंग, वातावरण या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। तो सुनो, अकॉर्डिंग टू स्टीफन इसकी सरफेस से रेडिएशन निकल रही है, और ये सब अपन ब्लैक बॉडी मान के कर रहे हैं, ठीक है? रेडिएशन निकल रही, क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा मान रहे हैं, वो जितना सीखता। अच्छा हाँ, उस समय किरचॉफ लॉ में बात करता, तो जो ज्यादा सीखेगा वो भाषण भी तगड़ा देगा उस सब्जेक्ट पे। अगर मैंने रेडिएशन पढ़ाई और आपके में से जिसकी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा है, जो ज्यादा सीखेगा वो वापिस जब समझाएगा किसी को तो अच्छे से समझाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज तगड़ा होगा। तो बोलो जितना सीखोगे उतना बोलोगे। याद है आपको अगर बढ़िया ऐसे लिखना है नेहरू जी पे, तो आपको नेहरू जी के बारे में बढ़िया सुनना पड़ेगा, अच्छी जानकारी लेनी पड़ेगी, तो आप ऐसे भी तगड़ा लिख पाओगे। हेलो, तो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर, ये बात हुई। तो जितना अच्छा एब्जॉर्ब करते हो आप ज्ञान को, उतना ज्यादा री एमिट करते हो या उतना ज्यादा बढ़िया भाषण देते हो उस ज्ञान के ऊपर। बिल्कुल हो गया। तो बोल दो ये रेडिएशन कर रहा है 400 के हिसाब से, सिग्मा ए 400 की पावर 4। तो जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो 400 के हिसाब से होगी, और जो रेडिएशन गिर रही है बच्चों वो 300 के हिसाब से गिरेगी। बोलो, पर सरफेस पूरी काम आएगी। देखो, तो मैं बोलूं जितनी सरफेस से रेडिएशन निकल रही है उतनी सरफेस पे रेडिएशन गिर भी रही है। तो मैं बोलूं ये हो गया रेडिएशन dr/dt इंटू आर, ये रेडिएटेड हीट है पूरी सरफेस से, और मैं बोलूं एब्जॉर्ब भी होगी, तो dr/dt एब्जॉर्ब हेलो इज इक्वल टू सिग्मा ए 300 की पावर 4। सर यहाँ 300 क्यों लिखा? क्योंकि जो गिर रही है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से गिरेगी, और जो एमिट हो रही है वो बॉडी के हिसाब से होगी, और मैं बोलूं ये रेट ज्यादा है, इसीलिए नेट हीट रेडिएट होगी। हेलो, समझ लो, dr/dt नेट इज इक्वल टू dr/dt रेडिएटेड माइनस dr/dt एब्सॉर्ब। तो बोल दो बच्चों सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4, जहां टी नोट में इसको बोल रहा हूं ए सराउंडिंग को, टी इसको बोल रहा हूं। ये बोलो, हेलो। तो बोल दो बच्चों जब जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नेट हीट रेडिएट होगी, तो वो कूल होगा, और जब जब सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो हॉट होगा या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हीट गिर ज्यादा रही होगी। तो मैं बोलूं रेडिएशन और गिरने दोनों के म्यूचुअल उस पर डिपेंड करेगी कि ज्यादा कौन है। अगर रेडिएशन ज्यादा निकल रहा है, रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा होगा। तो प्रीवियस तो मैं बोला हर टेम्परेचर पर हर ऑब्जेक्ट हर टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब भी करता है और साइमल्टेनियसली रेडिएट भी करता है। तो सिर्फ रेडिएशन नहीं निकल रही, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। हेलो, और उसी सरफेस पे हो रहा है, उसी सरफेस पे हो रहा है जिस सरफेस से निकल रहा था। एरिया सेम है दोनों में, देखो। लो Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू प्रिवेस्टो हर ऑब्जेक्ट हर टेम्परेचर पर हीट रेडिएट करने के साथ साथ एब्जॉर्ब भी करता है, और दोनों साइमल्टेनियस चल रही होती है। अब चीज का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हीट रेडिएशन ज्यादा है या रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। ओके? Yes, sir. और मैं बोल दूं फाइनली टी बराबर टी नोट होके दम लेता है। फाइनली जब टी बराबर टी नोट होगा तो dr/dt नेट 0 हो जाएगा। हेलो, तब मैं बोलता हूं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा।
आना और जाना बराबर हो जाएगा। तो बोलो फाइनली जब T बराबर T नॉट हो जाएगा तो हीट का आना और जाना इक्वल हो जाएगा। ओके, Yes, sir. तो ये स्टीफन्स लॉ और प्रीवियस लॉ खत्म हुआ है। कल अपन किरचॉफ्स लॉ की बातें और डिटेल में करेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखेंगे और समापन समारोह की और अग्रसर होंगे और आप सादर आमंत्रित हो समापन समारोह में। ओके, लास्ट में लड्डू बांटे जाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, फालतू की मजाक नहीं करनी। ओके।